तो गाइस अब तक हमने देखा कि गेटो ने गोजो को प्रिजन रेल में कैद कर लिया है, जिस वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है और सुकुना भी इटाडोरी की बॉडी के ऊपर कब्जा करके बहुत सारे लोगों को मार डालता है, जिस वजह से हायर अप्स उसे मारने का फरमान जारी कर देते हैं और यूटा इनोमाकी का बदला लेने के लिए इटाडोरी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यूटा सच में इटाडोरी को मार डालेगा या फिर वो इटाडोरी की कंडीशन को समझ पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होता है। तब यहाँ इटाडोरी बड़े ध्यान से कुछ सुन रहा होता है और एक कर्स स्पिरिट उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से वो बिल्डिंग की दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। तब वहाँ पर और भी कर्स स्पिरिट्स होती हैं और यूटा भी इटाडोरी को ढूंढते हुए वहाँ घूम रहा होता है। तब वो कर्स स्पिरिट बिल्डिंग तोड़ देती है और यहाँ उड़ने वाली कर्स स्पिरिट्स इटाडोरी पर हमला कर रही होती हैं, पर तभी वो बड़ी वाली कर्स स्पिरिट इटाडोरी को पकड़ लेती है और उसे उड़ाते हुए बिल्डिंग के आर पार कर देती है। तब वो कर्स स्पिरिट जैसे इटाडोरी पर हमला करने लगती है वैसे ही यूटा आकर उसे मार देता है और वो सीधा इटाडोरी के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर इटाडोरी उसकी तलवार को रोक लेता है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ज़ेनिन क्लैन के हेड नायोबितो का घर देखते हैं और वहाँ पर उससे मिलने उसका बेटा नाओ आया होता है, जो कि केयर टेकर से पूछ रहा होता है कि क्या माई मर चुकी है। इस टाइम आपको क्लैन के हेड बनने पर फोकस करना चाहिए और ऊपर से जो मर रही है उसका नाम माई नहीं बल्कि माकी है। ये बात है, वैसे माई बहुत खूबसूरत है पर माकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि एक मैन को कैसे सपोर्ट करते हैं और जो लड़की एक मैन के पीछे नहीं चल सकती वो वर्थलेस होती है, जिस वजह से माई अच्छी है। तो नायोया एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसका अंकल ओगी ज़ेनिन और उसका कजिन जिनिची ज़ेनिन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तुम्हारा बाप मरने वाला है और तुम इतनी लेट आ रही हो। माफ करना, पर मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि ज़ेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड तो मैं ही बनूंगा। मेरे दोनों बड़े भाई यूजलेस हैं और चाहे आप मेरे फादर के छोटे भाई हैं तब भी आप यूजलेस हैं, और ऊपर से आपकी बेटियां माकी और माई तो कभी क्लैन हेड बन ही नहीं सकती। अब बचा जिनिची जिसका फेस तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और ऊपर से ये तो अपने छोटे भाई टोजी से भी बिल्कुल अलग है, और अगर वो यहाँ पर होता तो उसे हम क्लैन लीडर बनाने के बारे में सोचते भी। तब वो दोनों ही नायोवा पर हमला कर देते हैं, पर नायोवा उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तब वहाँ पर नायोबितो का वकील फुरुडाटे आ जाता है, जो कि सबको बताता है कि नायोबितो मर चुका है, क्योंकि वो जोगो के जलाने के बाद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, जिस वजह से अब वो सभी को नायोबितो की विल पढ़ के सुनाएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। लॉर्ड नायोबितो की विल के हिसाब से नायोवा ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27th हेड चुना जाता है, और अगर ओगी ज़ेनिन और जिनिची ज़ेनिन में से कोई भी उसे जुजुत्सु हाई वेयरहाउस या फिर ज़ेनिन फैमिली वेयरहाउस में पड़े हुए कर्स टूल को इस्तेमाल करने की परमिशन देता है तो वो सारे कर्स टूल उसके हो जाएंगे और वो उन्हें मैनेज करेगा। पर अगर किसी रीजन से सातोरू गोजो मारा जाता है या फिर अपनी विल और एबिलिटीज को खो देता है तो तोजी के साथ किया हुआ वादा निभाया जाएगा, जिस वजह से मेगुमी फुशिगिरो को ज़ेनिन क्लैन में लेकर उसका हेड बना दिया जाएगा और ज़ेनिन क्लैन के सारे एसेट्स उसे मिल जाएंगे। तो ये सुनकर नायोवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पूरा यकीन होता है कि ओगी और जिनिची को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए तो नायोवा के अलावा कोई भी हेड सही रहेगा। तब नायोवा अपनी केयर टेकर से फुशिगिरो का पता पूछने लगता है, जिस वजह से वो केयर टेकर उसे बताती है कि फुशिगिरो इस टाइम सकुना की वेसल इटाडोरी को ढूंढ रहा है, जिस वजह से नायोवा ये तय करता है कि अब वो इटाडोरी के पीछे जाएगा ताकि वो फुशिगिरो तक पहुंच सके और उन दोनों को मार सके, ताकि वो बिना किसी अड़चन के ज़ेनिन क्लैन का हेड बन सके। तो इटाडोरी शिबुया के हुए इंसिडेंट्स को याद कर रहा होता है और चोसो उसके पास आ जाता है। इटाडोरी तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर जिस जगह पर मुझ पर ब्लैक फ्लैश से हमला हुआ था उस जगह पर मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, और मैं ठीक पक्का सिर्फ सुकुना की वजह से होऊंगा, क्योंकि मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। इटाडोरी तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से तुम जुजुत्सु हाई वापस जा सकते हो, क्योंकि मुझे अपने बाकी भाइयों की अस्थियों को वापस हासिल करना है। मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ और ये इस बारे में भी नहीं है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ या नहीं। सुकुना फुशिगिरो को लेकर कोई चाल चल रहा है और ऊपर से मैंने बहुत सारे लोगों को मार डाला है, जिस वजह से अब मैं सबके साथ नहीं रह सकता। पर क्या तुम ठीक हो चोसो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा है? मैं ठीक हूँ,
और वैसे भी वो एक एक्सीडेंट था, और अगर मेरी जगह एसो और कैचीजू होते तो वो भी यही करते। हम लोग भाई हैं तो हम एक दूसरे को माफ कर देंगे। तो चलो फिर इस टाइम कर्सिस को कम किया जाए। तब यहाँ इटाडोरी कर्सिस को अपने पीछे बुला लेता है और उनसे बचकर भागने लगता है, पर तभी उसके रास्ते में एक कर्स आ जाता है जिसे वो लात मार के उसके चीथड़े उड़ा देता है। तब एक कर्स उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है, पर इटाडोरी उसे मुक्का मार के उसे भी फाड़ देता है। तब एक और कर्स इटाडोरी पर हमला कर देता है, पर इटाडोरी उससे बच के भागने लगता है और हम देखते हैं बहुत सारे कर्सेस उसके पीछे आ रहे होते हैं, जिस वजह से इटाडोरी एक अंडर पास के अंदर घुस जाता है, जिसके अंदर चोसो उसका इंतजार कर रहा होता है। और इटाडोरी के इशारे पर वो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक की मदद से उन कर्सेस को उड़ा देता है। तब एक कर्स चोसो के ऊपर हमला करने लगता है, पर इटाडोरी उसे मुक्का मार के ठिकाने लगा देता है। ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो गया है। जब मैं इसके साथ लड़ा था तब इसने मेरे ऊपर पावरफुल इम्प्रेशन छोड़ दिया था, पर अब ये पावरफुल के साथ साथ थोड़ा शांत भी हो गया है, जिस वजह से ये कर्स एनर्जी को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर रहा है और इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। ये सच में किंग ऑफ कर्सेस है और अभी तक तो ये अपनी फुल स्ट्रेंथ पे भी नहीं है। तुमने सच में कमाल कर दिया मेरे छोटे भाई। क्या तुम अभी भी ये कह रहे हो? जब तक तुम ये मान नहीं लेते तब तक मैं ये कहता रहूंगा। तो अचानक से नायोआ वहाँ पर आ जाता है और फुशिगुरो के बारे में पूछने लगता है, पर उसे फुशिगुरो कहीं दिखाई नहीं देता और वो इटाडोरी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर्सेस को क्यों मार रहा है, क्या वो भागना नहीं चाहता? तो इटाडोरी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो भागेगा क्यों, जिस वजह से नायोआ उसे बताता है कि उसकी मौत का फरमान जारी हो चुका है क्योंकि अब गोजो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। जिसे सुनकर इटाडोरी हैरान हो जाता है और उसे याद आता है कि इन्होंने भी उसे यही बताया था कि गोजो के कारण बहुत सारे लोगों की जान बची हुई है। तब नायोआ इटाडोरी को बताने लगता है कि वो वहाँ पर फुशिगुरो को ढूंढते हुए आया है, पर क्योंकि उसे अब वो मिल गया है तो वो उसके हाथ पैर तो तोड़ ही सकता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इटाडोरी जिए या फिर मर जाए। तो इटाडोरी नायो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो फुशिगुरो को ढूंढ क्यों रहा है, जिस वजह से वो उसे बताता है कि वो फुशिगुरो को मारना चाहता है, जिसके लिए वो ये चाहता है कि इटाडोरी उसे लिख के दे कि वो फुशिगुरो को ढूंढ रहा है ताकि फुशिगुरो उससे मिलने आ सके। तभी अचानक से नायोआ इटाडोरी के पीछे पहुंच जाता है और उसे मुक्का मारता है, जिस वजह से चोसो नायोआ पर हमला करने लगता है, पर नायोआ की कर्स टेक्निक के आगे वो नहीं टिक पाता और नायोआ की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो चोसो को बहुत बुरी तरह मारता है। पर तभी इटाडोरी पत्थर फेंक के चोसो को बचा लेता है। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, पर मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। ये पक्का इसकी कर्स एनर्जी की वजह से होगा। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तो मुझसे ज्यादा कैपेबल हो। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये सुकुना की वेसल है, पर जो इसके साथ है वो कौन है? तो चलो फिर अब चीजों को थोड़ा तेज किया जाए। तभी उन तीनों को यूटा की कर्स एनर्जी का एहसास होता है, जिस वजह से इटाडोरी को लगता है कि वो गोजो की कर्स एनर्जी है, पर उसे वो फेमिलियर नहीं लग रही होती। तो यूटा सभी से इटाडोरी के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से चोसो को समझ में आ जाता है कि वो इटाडोरी को मारने आया है। और तभी यूटा नीचे लैंड करते हुए एक दीवार को तोड़ देता है। तो नायोआ यूटा को समझाने लगता है कि वो उसका साथी है, और यूटा का नाम सुनते ही इटाडोरी को याद आता है कि यूटा वही सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जिसके बारे में फुशिगुरो ने उसे बताया था, और वो भी गोजो की तरह स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है। तो यूटा नायोआ से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से नायोआ उसे बताता है कि वो माकी का कजन है और वो वहाँ पर उसी की तरह यूजी को मारने आया है, जिस वजह से वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। इटाडोरी तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि ये नायोआ बहुत ज्यादा तेज है, जिस वजह से हम इससे बच के नहीं भाग सकते और इसीलिए मुझे इससे रोकना ही होगा। क्या तुम ठीक रहोगे? मेरी चिंता मत करो, यहाँ पर तुम टारगेट हो, तो इसलिए बस यूटा से बचने की कोशिश करो। और इसे देखकर लग रहा है कि ये बिल्कुल गोजो की तरह है, और अगर तुम इसके साथ लड़ोगे तो तुम पक्का मारे जाओगे। तो नायोआ यूटा को बताता है कि वो इटाडोरी को मार सकता है, पर उसे कुछ टाइम के लिए हायर अप से ये बात छुपानी पड़ेगी क्योंकि वो किसी को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो यूटा उसके प्रपोजल को मान जाता है और उसे चोसो को संभालने के लिए कहता है ताकि वो इटाडोरी को मार सके। तो चोसो इटाडोरी को समझाता है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो लोग वही मिलेंगे जहाँ पर वो कल मिले थे, जिस वजह से इटाडोरी उसे वहाँ पर छोड़ के वहाँ से भागने लगता है और चोसो यूटो को रोकने के लिए उसके ऊपर पियर्सिंग ब्लड से हमला
कर देता है, पर नायोआ उसे लात मार के डिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से यूटा इटाडोरी के पीछे पड़ जाता है। इटाडोरी तो सच में बहुत ज्यादा तेज है। मैं तो इसे तभी क्रश कर देना चाहता था जब इसने भागना स्टार्ट किया था, पर मैं इसे नहीं पकड़ पाया। तो यहाँ नायोआ चोसो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुमने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था ना? मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे पास कैसे है, पर पियर्सिंग ब्लड के अलावा ये इतना भी खतरनाक नहीं है। और पियर्सिंग ब्लड को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से अब तुम मरने वाले हो। तुम भी मरने वाले हो, क्योंकि मेरे भाई पर हमला करके तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। तो यहाँ इटाडोरी यूटा की तलवार को साइड हटा देता है, जिस वजह से यूटा को समझ में आ जाता है कि इटाडोरी बिल्कुल माकी की तरह है। तब वो अपनी तलवार से इटाडोरी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर इटाडोरी उससे बच के पीछे हट जाते हैं, जिस वजह से यूटा कर्स एनर्जी से उस पर हमला कर देता है और यूटा की कर्स एनर्जी से वो बिल्डिंग टूट जाती है, जिससे कि इटाडोरी बाहर जाकर गिरता है। क्या तुम सरप्राइज हो क्योंकि मैं पावर टाइप दिखता नहीं हूँ, फिर भी इतना ताकतवर हूँ? तो इटाडोरी सोचता है चाहे इसके पास स्ट्रेंथ ना हो, पर इसके पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है और ये अपनी कर्स एनर्जी को बूस्ट करके ही अपनी स्ट्रेंथ की कमी को पूरा कर रहा है। वैसे तो सभी लोग यही करते हैं, पर जब ये करता है तब बहुत ज्यादा अलग होता है। तुम बिल्कुल मेरे ऑपोजिट हो। तो यूटा कहता है तो तुम्हें समझ में आ गया, मेरे पास गोजो सेंसेई से ज्यादा कर्स एनर्जी है, पर उनके पास 6 साइज है, जिस वजह से वो जब अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं तब उनका एनर्जी लॉस बिल्कुल 0 होता है। और इसी वजह से जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तब वो नंबर 1 पर है, क्योंकि मेरी कर्स एनर्जी तो खत्म हो जाती है, पर उनकी कभी भी नहीं। तो चलो अब बातें काफी कर ली हैं, अब लड़ा जाए। तो यूटा इटाडोरी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और इटाडोरी उसके हमले को नहीं समझ पा रहा होता, जिस वजह से उसे टोडो की कही हुई बात याद आती है। जितना ज्यादा अच्छा सॉर्सरर होगा, उतना ही ज्यादा उनकी कर्स एनर्जी के फ्लो को रीड करना मुश्किल होगा। एक फर्स्ट रेट सॉर्सरर अपनी कर्स एनर्जी को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है, जिस वजह से हम लास्ट मोमेंट तक उनके अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर इसके केस में इसकी पूरी बॉडी और कटाना में से कर्स एनर्जी कंटिन्यूसली निकलती जा रही है, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसके मूव्स को पढ़ पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि इसका हर एक अटैक मुझे मार सकता है और ये अपने हिसाब से इनकमिंग डैमेज को मिनिमाइज भी कर सकता है। तो इटाडोरी को ननामी की बात याद आती है, जहाँ पर उसने इटाडोरी को सब कुछ संभालने के लिए कहा होता है, जिस वजह से इटाडोरी यूटा को बताता है कि वो अभी नहीं मर सकता। तो यूटा उसके ऊपर हमला कर देता है और इटाडोरी उसके हमले से बचते हुए एक कार में से चाकू को बाहर निकाल लेता है। अपने अपने टाइप के अकॉर्डिंग कुछ लोग अपनी ट्रेनिंग को अपने वेपन को हैंडल करने पर फोकस करते हैं, पर यह अच्छी बात नहीं है कि आप हमेशा कर्स टूल पर ही डिपेंड रहो और कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन को निगलेक्ट कर दो। और वैसे भी ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। तो इटाडोरी अपने चाकू में कर्स एनर्जी को भर के यूटा की कटाना को रोकने लगता है, पर उसे ये अच्छी तरह नहीं आता होता। तो यूटा उसे एक लात मारता है और अपनी तलवार के एक ही वार से उसके चाकू और उसे काट देता है। पर तभी इटाडोरी अपनी लात से यूटा की कटाना को भी तोड़ देता है, जिसे देखकर यूटा को यकीन हो जाता है कि इटाडोरी सच में गोजो सेंसेई का ही स्टूडेंट है और इस वजह से उसे हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तो इटाडोरी यूटा की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उन दोनों के पास भी कोई भी हथियार नहीं होता, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि वो यूटा को हरा सकता है। पर तभी रिका आकर उसे पकड़ लेती है और उसे पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग कर क्या रहे हैं, जिस वजह से यूटा उसे बताता है कि वो लोग तो बस खेल रहे हैं। अब आखिरकार ये रिका कौन है? क्या ये कोई शिकिगामी है? और आखिरकार ये आई कहाँ से है? मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार ये किस तरह की स्ट्रेंथ है? तो यूटा रिका को इटाडोरी को पकड़ने के लिए कहता है, जिस वजह से यूटा अपनी तलवार को इटाडोरी के दिल के आर पार कर देता है और यहाँ सुकुना को भी इसका एहसास हो जाता है। तो यहाँ नायोआ चोसो को बहुत बुरी तरह धो रहा होता है और चोसो उसकी कर्स टेक्निक के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि नायोआ की कर्स टेक्निक है क्या, और ना ही नायोआ इसके बारे में कुछ बता रहा होता है। तुम बहुत ज्यादा ढीठ हो, आखिरकार ऐसा क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि मैं 10 भाइयों में से सबसे बड़ा हूँ। ये कोई जवाब नहीं हुआ। मैं तुमसे तुम्हारी टेक्निक और तुम्हारे ढीठपुने के बारे में पूछ रहा हूँ। तब चोसो फ्लोइंग रेड स्केल का इस्तेमाल करके अपनी आंखों की पावर को एडजस्ट करता है ताकि वो नायोआ के अटैक्स को देख सके, और तभी नायोआ उसके सामने से गायब हो जाता है। तब हम देखते हैं चोसो ने नायोआ के अटैक को भांप लिया होता है, पर नायोआ को भी इसका एहसास हो गया होता है, जिस वजह से वो चाकू से चोसो को काट देता है। तो तुम
फ्लोइंग रेड स्केल का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस वजह से तुमने अपनी आई की मसल को बूस्ट करके मुझे ट्रैक करने में इस्तेमाल किया है। पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। तुम बहुत ज्यादा ढीठ थे, जिस वजह से मुझे इस वेपन का इस्तेमाल करना ही पड़ा। वैसे तो तुम अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से अपनी ब्लीडिंग को आराम से रोक सकते हो। तो चलो देखते हैं कि मेरे साथ लड़ते हुए तुम अपनी ब्लीडिंग को कैसे रोक के रखते हो। तो तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, पर इसके बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि जब एक सॉर्सरर वेपन को कैरी करता है तो इसे पता चलता है कि वो अपने वेपन के बिना नहीं जीत सकता, जिस वजह से मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरे भाई भी ऐसे हथियारों को लेकर शो ऑफ किया करते थे, और उनकी हिम्मत तो देखो कि वो टोजी के रिलेटेड कंप्लेंट करते थे। तो तुम्हें अपने भाई पसंद नहीं है? सही कहा, मैं उनसे नफरत करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे बड़े भाई थे जो मुझसे कमजोर थे, तो इसलिए उनका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि वो लोग मर जाएं। मुझे तो लगता है कि तुम आज जो कुछ भी हो वो अपने भाइयों की वजह से हो। ये बात तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही। चाहे एक बड़ा भाई अच्छा हो या फिर बुरा, पर वो हमेशा अपने छोटे भाइयों के लिए एक एग्जाम्पल बनता है। अगर मैं गलत रास्ते पर चलूंगा तो मेरे छोटे भाई उस रास्ते से दूर रह सकते हैं, और अगर मैं सही रास्ते पर चलूंगा तो मेरे भाई मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तुम्हारी ये स्ट्रेंथ इसी वजह से है क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं इतना जिद्दी क्यों हूँ? ये इस वजह से है क्योंकि मेरा कोई भी रोल मॉडल नहीं है। मैंने बार बार गलतियाँ की हैं और यही कोशिश की है कि मैं हमेशा अपने भाइयों से आगे रहूं, जिस वजह से आज मैं इतना ताकतवर बन गया हूँ। तो नायोआ ध्यान देता है कि चोसो का बहुत सारा ब्लड नीचे गिर गया है, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगता है, पर वो ब्लड उसका पीछा करने लगता है, जिसे देखकर नायोआ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब हमें बताया जाता है कि चोसो की जैसी डेथ पेंटिंग्स हाइब्रिड्स होती हैं, जो कि ह्यूमंस और कर्स स्पिरिट से मिलके बनाई जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस वजह से जब तक उनके अंदर कर्स एनर्जी रहेगी तब तक वो खून की कमी की वजह से कभी नहीं मरेंगे। तो चोसो का ब्लड नायोआ पर हमला कर रहा होता है और नायोआ अपनी कर्स टेक्निक की मदद से उससे बच रहा होता है। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और नायोआ की क्लॉथ के ऊपर जो खून गिरा होता है वो सॉलिड होने लगता है, जिस वजह से चोसो उसके ऊपर पियर्सिंग ब्लड से हमला करने लगता है। पर तभी नायोआ अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। मेरी कर्स टेक्निक उन मूवमेंट्स को ट्रेस करती है जो कि मैंने 24 FPS में प्रिपेयर किए होते हैं, जिस वजह से ये छोटी मोटी चीजें मुझे नहीं रोक सकती। तब नायोआ चोसो की तरफ बढ़ने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चोसो उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा। तब हमें बताया जाता है कि चोसो ने पिछले 150 सालों से अपनी कर्स टेक्निक को मास्टर करके एक ओरिजिनल टेक्निक बनाई होती है, जिसके हमले से नायोआ जख्मी हो जाता है। मुझे माफ करना, पर मैं ये कभी नहीं समझ सकता कि कैसे आप अपने भाइयों से प्यार नहीं कर सकते हैं। तब चोसो नायोआ पर हमला करने लगता है, पर तभी यूटा आकर उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है और वो अपने साथ इटाडोरी की लाश भी लाया होता है। तब नायोआ के मुंह से खून निकलने लगता है। आखिरकार ये क्या है? क्या ये पॉइजन है? क्या ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक ये भी कर सकती है? पर मुझे नहीं लगता कि ये उसकी कर्स टेक्निक है, और जितना उसके पास ब्लड था उसे ये भी पता लग रहा है कि वो ह्यूमन भी नहीं है, तो इसका मतलब वो एक वेसल बॉडी है, और अब मेरी बॉडी इस नॉन ह्यूमन ब्लड को रिजेक्ट कर रही है। तो यूटा नायोआ से उसे हील करने के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक ह्यूमंस को ठीक कर सकती है। पर इसके बदले में यूटा चाह रहा होता है कि नायोआ हायर अप्स को खुद बताए कि इटाडोरी मर चुका है। तो यहाँ इटाडोरी को अपने फादर जिन दिखाई दे रहे होते हैं, और उसके ग्रैंडफादर उसके फादर को इटाडोरी की मॉम से दूर रहने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि असल में वो काफी पहले मर चुकी होती हैं। फिर इटाडोरी के फादर उन्हें ये बातें कहने से मना करते हैं, क्योंकि बच्चों को ये सब कुछ याद रहता है। पर तभी वहाँ पर इटाडोरी की माँ आ जाती है, जिनके सिर पर वैसा ही निशान होता है जैसा कि गैटो के सिर पर होता है। तो यहाँ इटाडोरी को होश आ जाता है और यूटा ये देख के बहुत खुश होता है, पर इटाडोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से यूटा इटाडोरी को बताता है कि सितंबर में गोजो उसके पास आया था और उसने यूटा को इटाडोरी का ध्यान रखने के लिए कहा था। तब हमें यहाँ पर यूटा और गोजो की बातचीत दिखाई जाती है। यूटा, अगर मुझे कुछ होगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ध्यान रखो, और अगर मैं हकारी की बात करूँ तो वो पक्का ठीक रहेगा। आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कभी ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि आपको कुछ हो सकता है। तुम्हें फर्स्ट ईयर इटाडोरी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी तरह उसे भी सीक्रेटली एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम उसका ध्यान रखोगे। गोजो सेंसेई की ये बातों को याद करके मुझे ये नाटक करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता
तो हायर अप्स किसी और को तुम्हें मारने के लिए भेज देते या फिर तुम्हारी इंफॉर्मेशन को छुपा देते। वैसे वो लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है, जिस वजह से तुम्हारा एग्जीक्यूशनर बनने के लिए मुझे उनके साथ एक तुम्हें मारने का बाइंडिंग वादा करना पड़ा, और इसी वजह से मैंने तुम्हें मारा था, तो इसलिए मुझे इसके लिए माफ कर दो। तो इटाडोरी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? तो यूटा कहता है ये सारा कुछ मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से है। मैंने जैसे तुम्हारे हर्ट को स्टॉप किया वैसे ही मैंने उसे अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक करना स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि मैंने पहले सुना था कि सुकुना ने तुम्हें पहले भी ऐसे ठीक किया है, तो मुझे लगा कि ये तुम पर काम जरूर करेगा। वैसे ये दूसरी बार है जब तुम्हारी मौत का नाटक किया गया है, पर अब सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ये करना ही पड़ा। तो इटाडोरी यूटा से पूछने लगता है कि आखिरकार वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, जिस वजह से यूटा उसे समझाता है कि वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से उसे ये करना ही पड़ना था। और वैसे भी कभी उसके पास भी ऐसी पावर थी जिसे वो हैंडल नहीं कर सकता था, और उसे लगता था कि वो उसे जबरदस्ती दी गई है, पर वो सारी उसी की गलती थी। और जो इटाडोरी के पास पावर है वो तो उसकी है भी नहीं, जिस वजह से किसी भी चीज के लिए उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो इटाडोरी इस बात पे हामी नहीं भरता और कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें उसकी गलती है या नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि उसने बहुत से लोगों को मारा है। तब फुशिगुरो वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने साथ वापस जुजुत्सु हाई चलने के लिए कहता है, क्योंकि इस टाइम जुजुत्सु हाई का बैरियर सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जिस वजह से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो जुजुत्सु हाई में है। तो इटाडोरी इसके लिए मना करने लगता है और उसे कहने लगता है कि उसे इस तरह एक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसकी वजह से लोग मारे गए हैं। ये सारी हम लोगों की गलती है, तो अकेले खुद को ब्लेम करना बंद करो। हम कोई हीरोज नहीं है जो कि जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, जिस वजह से कोई भी हमें अच्छे से जज नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें कंटिन्यूअसली अपनी एग्जिस्टेंस की वर्थ को प्रूव करना पड़ेगा। और हाँ, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम अपने बारे में सोचें, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे लोगों को बचाना है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी यही करना चाहते हो। तो इसलिए सबसे पहले मुझे बचाओ इटाडोरी। नोरिटोशी कामो ने प्लान बना लिया है जिसमें वो लोग एक दूसरे के साथ मौत तक लड़ेंगे जिनके पास कर्स टेक्निक है, और इसका नाम कलिंग गेम है। मेरी बहन सुमिकी को भी इस कलिंग गेम में खींच लिया गया है। तो इसलिए इटाडोरी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। तब हमें कलिंग गेम्स के 8 रूल्स के बारे में बताया जाता है, जो कि है कर्स टेक्निक की अवेकनिंग के बाद प्लेयर को 19 दिन के अंदर अंदर अपने पसंदीदा बैरियर के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर कोई भी प्लेयर अपने पुराने रूल को तोड़ता है तो वो मारा जाएगा। जो भी नॉन प्लेयर्स बैरियर के अंदर एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्लेयर्स बन जाएंगे, और कलिंग गेम के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन डिक्लेयर हो जाएगी। प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर्स को मारकर पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट्स गेम मास्टर डिसाइड करेगा और प्लेयर की लाइफ को वैल्यू देगा। पर एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग सॉर्सरर्स 5 पॉइंट्स के होंगे और नॉन सॉर्सरर्स 1 पॉइंट के। और अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेता है तो वो गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट करके एक नए रूल को ऐड करवा सकता है, और इन 100 पॉइंट्स के अंदर प्लेयर अपनी लाइफ की वैल्यू को ऐड नहीं कर सकता। गेम मास्टर किसी भी रूल को एक्सेप्ट कर सकता है, पर अगर उसका कलिंग गेम पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हुआ तो वो रूल रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और अगर किसी प्लेयर के स्कोर 19 दिनों तक बिल्कुल सेम रहते हैं तो वो भी मारा जाएगा। तो इटाडोरी ये तय कर लेता है कि वो फुशिगुरो की मदद करके रहेगा। यूटा सुकुना फुशिगुरो को लेकर कोई प्लान कर रहा है, और वो शिबुआ में मेरी बॉडी पर इसलिए हावी हो पाया था क्योंकि मुझे 10 फिंगर्स को एक साथ खिला दिया गया था, जिस वजह से मेरे अंदर इस टाइम सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। तो इसलिए अगर मैं 5 बची हुई फिंगर्स को भी एक साथ खा लूंगा तब भी मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बॉडी पर कब्जा कर पाएगा। पर फिर भी अगर किसी वजह से मैं सुकुना में कन्वर्ट हो जाता हूँ तो प्लीज आप मुझे मार डालना, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। तो यूटा इसके लिए मान जाता है, और इटाडोरी फुशिगुरो से पूछने लगता है कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए। पहले तो हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा और लॉर्ड टेंगन के साथ कांटेक्ट बनाना होगा, ताकि हम उनसे पूछ सकें कि प्रिजन रेल्म को कैसे खोलना है, और नोरिटोशी कामो क्या सोच रहा है और वो आगे क्या करने वाला है। कलिंग गेम जुजुत्सु के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक की तरह है, और अगर हमें सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो हमें इन सवालों के जवाबों की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सिर्फ लॉर्ड टेंगन ही है जो हमें इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो इटाडोरी फुशिगुरो को बताता है कि शायद यूकी को इसके बारे में कुछ पता होगा, पर फुशिगुरो उसे बताता है कि उसने पहले ही यूकी से बात कर ली है और उसने ही उसे ये आइडिया दिया है, और वो इस टाइम हायर अप से मिलना नहीं चाहती है, जिस वजह से वो जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है।
पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉर्ड टेंगन के कंसीलिंग बैरियर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर 1000 दरवाजे हैं जो कि हर बार शफल होते रहते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा दरवाजा है जो कि हमें टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर तक लेकर जाते हैं जहाँ पर लॉर्ड टेंगन रहते हैं। तो इसलिए अगर हम सही दरवाजे को नहीं चुनेंगे तो हम लॉर्ड टेंगन से कभी भी नहीं मिल सकते। तब इटाडोरी फुशिगुरो से नुबारा के बारे में पूछने लगता है, पर फुशिगुरो का चेहरा देख के उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। तब चोसो वहाँ पर आ जाता है जो कि सबको बताता है कि लॉर्ड टेंगन तक पहुँचने का एक जरिया है। पर तभी चोसो को वहाँ देखकर फुशिगुरो हैरान हो जाता है और इटाडोरी चोसो से अंदर जाने के रास्ते के बारे में पूछने लगता है। तुम्हें याद है कि माहितो ने सुकुना की फिंगर्स के साथ साथ हमें भी चुराया था, तो फिर हम भी वैसा ही करेंगे। तब वो लोग जुजुत्सु हाई में एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं जहाँ माकी और युकी उनका इंतजार कर रही होती हैं और यूटा माकी को देखकर बहुत खुश होता है। पर हम देखते हैं माकी के शरीर के ऊपर जलने के निशान होते हैं और वो रिवर्स कर्स टेक्निक से भी हटे नहीं होते। वैसे ये कितनी कमाल की बात है ना कि तुम मौत से बच के वापस आ गई हो, और ये सब कुछ हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से है और तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ ने ही तुम्हें बचा लिया है। तब माकी फुशिगुरो से लॉर्ड टेंगन के कंसीलमेंट बैरियर के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से चोसो सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बीच में आ जाता है। उन डोर्स और टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर के बीच में एक जुजुत्सु हाई का कर्स्ड वेयर हाउस है जहाँ पर कर्स शूज और बाकी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और उस कर्स वेयर हाउस में मेरे भाई भी हैं, जिस वजह से मैं अपनी कर्स टेक्निक के सेकेंडरी इफेक्ट की मदद से उन्हें सेंस कर सकता हूँ। तो युकी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और माँ की पूछने लगती है कि आखिर का ये बंदा है कौन, जिस वजह से सभी लोग चोसो को घूरने लगते हैं और इटाडोरी सबको बताता है कि चोसो उसका बड़ा भाई है, जिससे कि चोसो बहुत खुश हो जाता है। तो चोसो उस दरवाजे को ढूंढ लेता है जो कि टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर के पास जाता है और वहाँ पर उन्हें एक जंगल दिखाई देता है जहाँ पर वो कर्स्ड वेयर हाउस भी होता है। तो चोसो अपने भाइयों को कुछ देर और वेट करने के लिए कहता है और वो सभी लोग एलिवेटर से टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर में चले जाते हैं। तब वहाँ पर इटाडोरी गिरे हुए ब्लड के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से युकी उसे बताती है कि वो 12 साल पहले की बात है और तभी सब कुछ बिगड़ना स्टार्ट हुआ था। तब वो लोग मेन हॉल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, जिस वजह से इटाडोरी इसके बारे में पूछने लगता है। लॉर्ड टेंगन हमें रिजेक्ट कर रही हैं। नॉर्मली तो वो लिविंग थिंग्स से मिलती भी नहीं है, पर मुझे लगा था कि अब जब 6 आईज सील्ड हो चुकी हैं तो हम उनसे मिल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ मुझे रिजेक्ट कर रही हैं। तो यूटा वापस चलने की बात करता है क्योंकि फुशिगुरो की बहन सुमिकी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। पर तभी लॉर्ड टेंगन वहाँ पर आ जाती हैं। मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर लगता है तुम लोग वापस जा रहे हो। और गाइज इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड तो अगले हफ्ते आएगा, पर अगर आप में से कुछ लोग जो इतना वेट नहीं करना चाहते वो हमारे दूसरे चैनल फिक्शन वर्स पे जाके इसकी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। बाकी अगली वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगली वीडियो को देख सकते हो।